Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 22nd of December 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And यहाँ पर first news है, watching China border कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्लियर्स हाई रेजोल्यूशन कैमरास फॉर आईटीबीपी। तो आईटीबीपी के मॉडर्नाइजेशन प्लान में इनकी ये डिमांड थी कि इनको हाई रेजोल्यूशन कैमरास की ज़रूरत है चाइनीज़ फोर्सेस की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इनकी इस डिमांड को क्लियर कर दिया है। अमिड सिमरिंग टेंशन अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर, तो बेसिकली हमने डिस्कस किया हुआ है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको आप 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर। एंड ईस्टर्न सेक्टर में चाइना ने रिसेंटली ही ट्रांसग्रेशन किया था एंड चाइना मैकमोहन लाइन को मानने से मना करता है। The Cabinet Committee on Security has approved the procurement of around 17 high-resolution cameras for the Indo-Tibetan Border Police to monitor the activities of China's forces. तो along with the army, ITBP responsible है इंडिया चाइना बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। along with the army, the ITBP is responsible for guarding 3,488 kilometers of the India-China border and manning 180 border outposts at altitudes in the western, middle and eastern Himalayas from Karakoram Pass in Ladakh to Bamla in Arunachal Pradesh. The army guards land along the line of control with Pakistan with the BSF and the line of actual control with China with ITBP. तो बेसिकली जो इंडिया चाइना बॉर्डर है इसको गार्ड किया जाता है along with the army. ITBP भी रिस्पॉन्सिबल है इस बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। पोल बॉन्ड्स अकाउंट फॉर 10% टू 100% डोनेशंस टू रीजनल पार्टीज। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनको सबमिट करना पड़ता है डिटेल्स ऑफ ऑल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन एक्सेस ऑफ ₹20,000 ईच टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन देयर एनुअल रिपोर्ट्स। लेकिन जो इनको कॉन्ट्रीब्यूशन इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है वो इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्टेड है। हाउएवर कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट एंड जो मोस्ट प्रोमिनेंट नेशनल एंड स्टेट पार्टीज हैं जो भी इनको इलेक्टोरल बॉन्ड से कंट्रीब्यूशन मिलता है ये इसको इंक्लूड ही नहीं करती हैं अपनी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स में। हाउएवर कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट नेशनल एंड स्टेट पार्टीज डू नॉट इंक्लूड देम इन देयर कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है NDIAC की। तो NDIAC क्या है? न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, इसको 2019 में सेटअप किया गया था और इसको डिक्लेयर किया गया है कि ये इंस्टीट्यूट है नेशनल इंपॉर्टेंस का। NDIC has been declared to be an institution of national importance and is mandated कि ये 7 member body होगी और इसको हेड किया जाएगा by a former judge of the Supreme Court और a High Court और an eminent person। तो NDIAC क्या है? न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, और इसको डिक्लेयर किया गया है कि ये इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है एंड इज मैंडेटेड टू बी a 7 member body that is headed by a former judge of the Supreme Court और a High Court और an eminent person। तो ये न्यूज़ में क्यों है? तो बेसिकली अभी यहाँ पर रिसेंटली नए चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। धनकर रिजेक्ट्स 2 नोटिस अंडर हाउस रूल। तो यहाँ पर रूल 267 की बात की गई है। तो जो राज्यसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर का जो रूल 267 है वो बेसिकली ये कहता है कि जो लिस्टेड बिजनेस ऑफ द डे है उसको सस्पेंड किया जा सकता है एंड किसी भी अर्जेंट मैटर को लिया जा सकता है चेयरपर्सन के अप्रूवल से। ठीक है। Under Rule 267 of Rajya Sabha's Rules of Procedures and Conduct of Business, a listed business of the day can be suspended to take up an urgent matter with the chair's approval। तो बेसिकली यहाँ पर ऑपोजिशन का ये था कि जो चाइना के साथ बॉर्डर इशू है एंड जो इन्फ्लेशन है इसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए एंड ये अर्जेंट मैटर है, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। राज्यसभा पासिस मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक वेलबींग के लिए। ही सेड द सिक्योरिटी ऑफ सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये क्रिटिकल है एज मोर देन 90% जो इंडिया का ट्रेड होता है ये सी रूट्स के द्वारा होता है एंड मोर देन 80% ऑफ द कंट्रीज हाइड्रोकार्बन रिक्वायरमेंट्स वॉज सी बॉन्ड। ही सेड द बिल एड्रेसेज द इशू ऑफ डेथ पेनल्टी। तो डेथ पेनल्टी है लेकिन एक्सेप्शनल केस में है एंड जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट्स हैं बेसिकली ये कमेंसरेट हैं कि ऑफेंस कैसा है एंड द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट्स एनविसाज्ड आर इन लाइन विद द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस। बेसिकली कोई स्पेसिफिक लॉ या लीगल प्रोविजन नहीं है
इंडियन पीनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऑन पायरेसी। इसीलिए इस बिल को लाने की ज़रूरत थी एंड दिस बिल वुड प्रोवाइड एन इफेक्टिव legal instrument to combat maritime piracy and it would enable us to discharge our obligations under the UN clause, जो कि साइन हुआ था 1982 में एंड 1995 में हमने इसको रेटिफाई किया था, विच वी हैड साइंड इन 1982 एंड हमने रेटिफाई किया था 1995 में। अब हम चलते हैं आगे। अ डिफरेंट एनपीए, तो बेसिकली हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें जो लो वैल्यू लोन्स हैं 7.5 लाख तक के, जो कि सेकेंडरी इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर एनपीए में तब्दील हो जा रहे हैं। तो ऐसे में जो बैंक्स हैं वो बेसिकली अब लोन देना नहीं चाहेंगी और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लोन्स नहीं मिल पाएंगे। तो क्या करना चाहिए, इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? अब ये जो बच्चे हैं ये लोन्स को वापस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट क्यों हो जा रहा है? तो इसका रीज़न ये है कि इनके पास जॉब्स नहीं है। तो ज़रूरत ये है कि इकॉनमी में जॉब्स को क्रिएट किया जाए। Far from being a mere statistic that is only of academic interest, this trend is already beginning to have real-world implications. Faced with a high rate of defaults in low-value education loans of PSBs, banks basically अब shy away करने लग गई हैं loans को extend करने से. In November, this paper reported that the education loan disbursal target जो public sector banks का है, ये basically अगर हम देखें तो उसको सेटअप किया गया है at about 13.5% lower than total disbursal by all scheduled commercial banks in financial year 22। सिंपली पुट, जो पुअरर स्टूडेंट्स हैं जिनको लोन की ज़रूरत होगी अब उनको लोन नहीं मिल पाएगा। फॉर इट्स पार्ट द गवर्नमेंट ने इस बात के ऊपर कंसर्न जताया है और ये कहा है कि जो एजुकेशन लोन्स हैं उनको बेसिकली उनका डिस्बर्सल होना चाहिए। हाउएवर द की पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज़ द रीज़न कि जो स्टूडेंट्स हैं ये वापस क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोन, तो इसका रीज़न है लैक ऑफ एडिक्वेट जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स नहीं है अनलेस द इकॉनमी। तो जब तक इकॉनमी यहाँ पर मोर एंड बेटर जॉब्स क्रिएट नहीं करती है तो यहाँ पर आपको बैंक्स को फोर्स करना पड़ेगा टू डिस्बर्स मोर लोन्स, लेकिन इसकी वजह से ज़्यादा एनपीएज आएंगे और जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा टैक्सेस लेने पड़ेंगे फ्रॉम द जनरल पब्लिक, विच इन टर्न विल रिक्वायर मोर टैक्सेस फ्रॉम द जनरल पब्लिक। नेक्स्ट, स्लाइडिंग बैक। तो यहाँ पर जो तालिबान है, तो तालिबान ने बेसिकली ये कहा है कि जो विमेन है ये यूनिवर्सिटीज़ को अटेम्प्ट नहीं कर सकती, तो विमेन को बेसिकली बैन कर दिया गया है फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़। तो ऑथर ने यही बताया कि तालिबान का जो रिग्रेसिव एरा था 1990s में सेम यहाँ पर वापस आ चुका है। Earlier this month, there was a glimmer of hope from Afghanistan against the grain of its policies since resuming power in August 2021. And author ने ये कहा कि तालिबान अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हमें तो वुमेन राइट्स की परवाह है, लेकिन एक्चुअली उसको ऐसा कुछ था नहीं। वो सिर्फ यहाँ पर वेट कर रहा था कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो यहाँ पर तालिबान को रिकॉग्नाइज़ कर ले, लेकिन उसने देखा इतना टाइम हो गया इंटरनेशनल कम्युनिटी तो रिकॉग्नाइज़ कर नहीं रही है, तो जो भी यहाँ पर रूल्स एप्लीकेबल करने हैं उनको अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। Earlier this month, there was a glimmer of hope from Afghanistan against the grain of its policies since resuming power in August 2021. The Taliban regime had allowed girls in 31 out of 34 provinces to appear for their secondary school examinations. तो ऐसा लगा बेसिकली कि यहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनको अटेंड करने दिया जाएगा, but that hope tragically and predictably stands belied. Last month, women and girls को बैन कर दिया गया from parks, swimming pools, gyms and other public spaces. This week, the Taliban has reportedly banned women from universities in Afghanistan. And author ने यही कहा है जो misogynistic rule था तालिबान का ये वापस आ चुका है. In the last few weeks alone, in addition to the actions against women citizens, the Taliban has brought back public flogging and executions. एंड तालिबान यहाँ पर वेट कर रहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान को रिकॉग्नाइज़ कर ले, लेकिन तालिबान को रिकॉग्नाइज़ किया नहीं गया एंड तालिबान ने बेसिकली अपना मिसोजिनिस्टिक रूल वापस से स्टार्ट कर दिया है। तो जब पहली बार तालिबान पावर में आया था तो उस समय सऊदी अरेबिया, यूएई, पाकिस्तान, बेसिकली इन सारी कंट्रीज़ ने तालिबान को रिकॉग्नाइज़ किया था, लेकिन इस बार तो ये सारे कंट्रीज़ भी तालिबान को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं। अ ईयर लेटर, इवन दोज स्टेट्स दैट हैड रिकॉग्नाइज द तालिबान इन द 90s, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड पाकिस्तान हैव नॉट डन सो दिस टाइम। अब हम चलते हैं आगे। द ऑड्स ऑफ मास प्रॉस्पेरिटी। तो अप्रैल 2023 में बेसिकली जो हमारी पॉपुलेशन है ये चाइना की पॉपुलेशन को एक्सीड कर जाएगी। तो ये बिटर स्वीट मोमेंट है कि खुशी किस बात की है कि जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ कर गए थे तो बेसिकली जो हमारा एक्सपेक्टेंसी रेट था ये 31 था, तो उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है बेसिकली हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, एंड हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। एंड बेटर क्यों है? क्योंकि मास प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करना मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर ने यही सजेस्ट किया है कि हम मास प्रॉस्पेरिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं।
तो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। एंड इसके साथ साथ बेसिकली जैसे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सिर्फ 0.8% ऑफ द वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है, लेकिन 8% ऑफ द जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। वैसे ही जो हमारे ओवरसीज वर्कर्स हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन रेमिटेंसेस $100 बिलियन को एक्सीड कर गया। तो हमें ऐसे ही सेक्टर्स के ऊपर और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। Sometime in April 2023, we estimate that India's 1.43 billion people will exceed China's population, and this milestone is bittersweet. Sweet because we have more than double the horrible 31-year life expectancy the British left us with in 1947 without brutal freedom destroying state interventions. बिटर बिकॉज मास प्रॉस्पेरिटी फॉर मैसिव पॉपुलेशंस, तो ये यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है। इंडियाज लार्ज रेमिटेंसेस फ्रॉम ए स्मॉल पॉपुलेशन ओवरसीज री इन्फोर्स दैट आर मास प्रॉस्पेरिटी स्ट्रेटजी शुड बी ह्यूमन कैपिटल एंड फॉर्मल जॉब्स। तो हमें ह्यूमन कैपिटल के ऊपर फोकस करना चाहिए एंड फॉर्मल जॉब्स क्रिएशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर ह्यूमन कैपिटल ड्रिवन प्रोडक्टिविटी इज आर सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर 0.8% ऑफ द वर्कर्स 8% ऑफ द जीडीपी को जनरेट करते हैं। दिस केस इज रीइंफोर्स्ड बाय रेमिटेंसेस फ्रॉम आवर ओवरसीज पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 2% ऑफ आवर रेसिडेंट पॉपुलेशन, जिसने कि यहाँ पर रेमिटेंस आया है $100 बिलियन का। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने बेसिकली सजेस्ट किया है कि हमें एक क्वालिटेटिव शिफ्ट देखने को मिला है। तो पहले जो हमारे वर्कर्स थे ये गल्फ कंट्रीज़ में लो स्किल्ड काम किया करते थे, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में इंगेज थे, लेकिन अब ये फॉर्मल जॉब्स किया करते हैं, हाई स्किल्ड जॉब्स किया करते हैं इन हाई इनकम कंट्रीज़ टू हाई स्किल्ड फॉर्मल जॉब्स इन हाई इनकम कंट्रीज़। तो ये जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि पहले जो हमारे वर्कर्स थे ये इंगेज हुआ करते थे लो स्किल्ड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन गल्फ कंट्रीज़, लेकिन अभी हमें शिफ्ट देखने को मिला है टू हाई स्किल्ड फॉर्मल जॉब्स इन हाई इनकम कंट्रीज़। मॉडर्न स्टेट वेलफेयर स्टेट होता है, लेकिन वेलफेयर स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि आप फिस्कल डेफिसिट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दो। तो अगर फिस्कल डेफिसिट ही यहाँ पर पेनेशिया होता तो सारी ही कंट्रीज़ में प्रॉब्लम क्यों होती। तो एंड ऑफ फिस्कल डेफिसिट्स कुड मेक कंट्रीज रिच, नो कंट्री वुड बी पुअर। ग्लोबल एक्सपीरियंस सजेस्ट वेयर गवर्नमेंट स्पेंड मनी, तो मनी को यहाँ पर जब स्पेंड करना है तो देख दाख के करना है, बेसिकली ये नहीं कि आप पॉपुलिस्ट सब्सिडीज़ दे रहे हो, जो कि यहाँ पर ऑथर ने बात की कि पॉपुलर सब्सिडीज़ को नहीं देना है। द फाइनेंस बिल मस्ट टारगेट प्रोडक्टिविटी एंड कंटिन्यूटी, और इसके लिए ह्यूमन कैपिटल के ऊपर लेजिस्लेशन होना चाहिए, फॉर्मल जॉब्स क्रिएशन के ऊपर फोकस होना चाहिए एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने की ज़रूरत है। और जो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आपने इम्प्लीमेंटेशन ग्लाइड पाथ 15 साल रखा है, इसको आप 5 साल कर दो। इट शुड एबॉलिश सेपरेट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑनलाइन डिग्रीज, एंड जो हमारी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं ये फ्रीली लॉन्च कर सके ऑनलाइन लर्निंग को। इट शुड नोटिफाई द 4 लेबर कोड्स, एंड इनका ये कहना है कि अगले साल तक बेसिकली नेक्स्ट बजट तक इसको एक लेबर कोड में कन्वर्ट कर दो। तो हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस करना है। इट शुड एक्सप्लोर मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट बाई एबॉलिशिंग द फैक्ट्रीज एक्ट, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट की वजह से यहाँ पर जो एम्प्लॉयर की कंप्लायंस है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो ये आपको चेंज करने की ज़रूरत है। इंडिया एंड चाइना's पर कैपिटा जीडीपी वॉज इक्वल इन 1991, लेकिन आज चाइना की पर कैपिटा जीडीपी 5 गुना ज़्यादा है। आर्ग्यूबली अनलाइक व्हेन चाइना स्टार्टेड सीरियस रिफॉर्म्स इन 1978, तो उस समय फेवरेबल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट था, आज अनफेवरेबल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है। अगर हम ग्रोथ का देखें, एक्सपोर्ट्स का देखें, मैन्युफैक्चरिंग का देखें। ऑल्सो जो चाइना के रिफॉर्म्स थे फास्टर थे एंड क्रिस्पर थे विदाउट द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो बेसिकली ऑथर ने डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज नहीं किया है। हाँ, डेमोक्रेसी की वजह से कभी कभी रिफॉर्म्स स्टॉल हो जाते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी इज़ अ वेरी गुड थिंग। इंडियाज कैंटन कैरिज डेमोक्रेसी, ये हमारी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है स्टे विद साइंस गो स्लो ऑन जीएम, तो यहाँ पर बात की गई है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की। एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले जो असेसमेंट करना चाहिए वो ज़रूर करना चाहिए कि इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने असेसमेंट नहीं किया और जो भी इम्प्लीकेशंस हुए उनको बेसिकली आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, तो इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था, कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, नागोया प्रोटोकॉल, आईची टारगेट्स। तो जब कल हमने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिस्कस किया था एंड हमने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को भी डिस्कस किया था। Living modified organisms as the Cartagena Protocol on Biosafety refers to genetically modified organisms, तो ये propagate कर सकते हैं, proliferate कर सकते हैं and process को आप reverse नहीं कर सकते हो। Therefore, any deliberate environmental release has to be only after thorough, independent, peer-reviewed assessment of long-term implications. Precautionary principle is the cornerstone, क्योंकि बहुत ज़्यादा unpredictability है और बेसिकली आप रिवर्स नहीं कर सकते हो इसके implications को। टू ड्रॉ अ पैरेलल, नॉट अ सिंगल वन ऑफ 330 इन्वेसिव स्पीशीज जैसे कि लैंटाना, पार्थेनियम
तो इसको हम अभी तक एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं और इसकी वजह से जो यहाँ पर डैमेज हुआ है ये 8.3 ट्रिलियन का हुआ है, despite estimated damage of rupees 8.3 trillion by just 10 of them. More than 25 years after their introduction, GM crops अभी भी बहुत कम कंट्रीज में ही ग्रो की जाती हैं, in just 29 out of 172 countries, and moreover जो 91% GM क्रॉप का एरिया है ये आपको सिर्फ 5 कंट्रीज में मिलेगा, USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कनाडा एंड इंडिया। मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड जापान, इसराइल, रशिया, मलेशिया ये जीएम क्रॉप्स को ग्रो नहीं करते हैं। चाइना जो कि पहला एडॉप्टर था बीटी कॉटन एरिया हैज़ बिन डिक्लाइनिंग एंड नॉन जीएम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है रेप सीड के लिए, मस्टर्ड के लिए। ओनली 2 ट्रेड्स आर प्रेजेंट इन ओवर 85% ऑफ जीएम क्रॉप्स ग्रोन, और ये 2 ट्रेड्स कौन सी हैं? हर्बिसाइड टॉलरेंस एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस। HT क्रॉप्स रिजल्ट इन नॉट ओनली इकोलॉजिकल डैमेज, लेकिन इसके ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट भी हो सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए। इट इज़ क्लेम्ड दैट कि जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 है ये HT क्रॉप नहीं है, लेकिन इसमें बार जीन का यूज़ हुआ है जो कि इसको हर्बिसाइड टॉलरेंस रेट देता है, लेकिन उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि ये हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप नहीं है। As the use of the bar gene, which confers a herbicide tolerance trait, is essentially for the pollination control technology in creating hybrids, and glufosinate herbicide will only be used during seed production। और बेसिकली ये कहकर बेसिकली ये कह दिया गया कि ये यहाँ पर HT क्रॉप नहीं है, लेकिन एक्चुअली HT क्रॉप है। द रियलिटी इज दैट बाई वर्च्यू ऑफ द बार जीन जो कि बोथ पेरेंटल लाइन्स में प्रेजेंट है, तो ये ऑफस्प्रिंग्स में भी प्रेजेंट होगा। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर असेसमेंट करने की ज़रूरत है, आपको इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस को देखने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आपको इसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। इट इज़ क्लेम्ड जीएम मस्टर्ड इज़ नेसेसरी, हमारे जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट बिल है इसको कम करने के लिए हमें जीएम मस्टर्ड को लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी ईल्ड इंक्रीज़ हो जाएगी एंड जो हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल है ये कम हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द एडिबल ऑयल जो कि हम इंपोर्ट करते हैं ये जीएम ऑयल नहीं है, बल्कि चीप नॉन जीएम पाम ऑयल है। फॉर मस्टर्ड ईल्ड इंप्रूवमेंट सेफ एग्रो इकोलॉजिकल सोल्यूशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, सच एज द सिस्टम ऑफ मस्टर्ड इंटेंसिफिकेशन, ना कि DMH11 के ऊपर फोकस करना चाहिए। दिस टेक्नोलॉजी शुड बी प्रोमोटेड, नॉट GMHT मस्टर्ड ऑफ डूबियस ईल्ड्स एंड सेफ्टी। तो ये बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि हमें जीएम क्रॉप्स के ऊपर शिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जो भी इम्प्लीकेशंस होंगे वो इरिवर्सिबल इम्प्लीकेशंस होंगे और उनको रिवर्स हम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्वेसिव स्पीशीज़ का एग्जाम्पल दिया ऑथर ने। अब हम चलते हैं आगे। लिसन प्लीज़ इमाम साहिब। अब ये इमाम साहिब ने बेसिकली क्या कह दिया, इनका ये कहना है कि जो मुस्लिम विमेन पोल्स को कंटेस्ट करती हैं एंड ये जो बाहर आती हैं, कुरान बेसिकली इसके अगेंस्ट बात करता है। अर्लियर दिस मंथ इमाम, जो भी इनका पूरा नाम है, ordained that Muslim women should not be given election tickets. He has claimed that Islam itself is against women coming out in the open and hence is against them standing for elections and campaigning or even visiting mosque for prayers. तो बेसिकली ऑथर ने कहा है कि मैं तो यहाँ पर अल अक्सा भी गई हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मॉस्क में यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। So while Muslim women are welcome in Mecca and Medina in Saudi Arabia and at the holy Al-Aqsa Mosque in Israel, they must not congregate in Indian mosque. My women friends and I too have offered prayers in various masjids including Al-Aqsa. तो बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है विमेन स्टूडेंट्स वीप एस तालिबान एनफोर्स यूनिवर्सिटीज़ बैन, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया पहले ही। नेक्स्ट है एज जेलेंस्की लैंड्स इन US, क्रेमलिन वॉन्ट्स मोर आर्म्स टू एग्रेवेट वॉर। तो बेसिकली यहाँ पर जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं ये गए हुए हैं US, और इनको यहाँ पर दिया जाएगा $45 बिलियन का पैकेज एंड इसके साथ साथ जो पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल्स है ये भी US प्रोवाइड करेगा। जस्ट बिफोर हिज अराइवल द US अनाउंस्ड इट्स लार्जेस्ट सिंगल डिलीवरी ऑफ आर्म्स टू यूक्रेन इंक्लूडिंग पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एंड कांग्रेस प्लान टू वोट ऑन a spending package that includes about $45 billion in emergency assistance to Ukraine. नेक्स्ट ये है, क्या इंडिया जो है वो 2026 फीफा वर्ल्ड कप में खेल सकता है? तो इसके चांसेस कम ही हैं। द 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप इसको को होस्ट किया जाएगा बाय कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इस टूर्नामेंट में 48 टीम्स होंगी। जो अभी इस ईयर का एडिशन था उसमें 32 टीम्स थी, तो 16 टीम्स यहाँ पर ज़्यादा होंगी। तो क्या इंडिया के चांसेस हैं? तो इंडिया के चांसेस अभी भी कम हैं। अब फुटबॉल जो है ये इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि फुटबॉल की कल्चरल अपील नहीं है इंडिया में, जैसे कि क्रिकेट एक किंग की तरह वैसा नहीं है। फॉर फुटबॉल टू फ्लरिश, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन ये चेंज तभी हो सकता है जब कोई फुटबॉल की नेशनल टीम जो है वो कंट्री की इमेजिनेशन को कैप्चर कर सकती है, एंड
उसको कैप्चर करने के लिए फुटबॉल के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन फुटबॉल के ऊपर फोकस होता नहीं है, क्रिकेट के ऊपर ही फोकस होता है। तो ये सब यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है। चेंजेस टू द कोऑपरेटिव्स एक्ट, तो ये हम डिस्कस करेंगे। लोकसभा ने ट्यूसडे को रेफर कर दिया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑपोजिशन मेंबर्स ने आर्ग्यू किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स के राइट्स हैं उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। नीड टू अमेंड एग्जिस्टिंग लॉ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022, जो यहाँ पर ओरिजिनल एक्ट 2002 का, इसको इनेक्ट किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान। Since then many changes have taken place in the field of cooperatives। तो उस समय कोऑपरेशन एक डिपार्टमेंट हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, आज सेपरेट मिनिस्ट्री है। द गवर्नमेंट कार्व्ड आउट अ सेपरेट कोऑपरेशन मिनिस्ट्री और पहले कोऑपरेशन मिनिस्टर बनते हैं अमित शाह। The statement of objects and reasons of the bill set the Multi-State Cooperative Societies Act 2002 was enacted to consolidate and amend the law relating to cooperative societies। and यहाँ पर पार्ट 9B की बात की गई है। थ्रू द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 9B को इंसर्ट किया जाता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज वॉज इंक्लूडेड एज राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन एडिशन टू दिस आर्टिकल 43B जो कि बात करता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेशन सोसाइटीज की, तो इसको भी इंसर्ट किया गया एज वन ऑफ द DPSP अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बिल यहाँ पर ये कहता है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में मर्ज हो सकती है। तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में मर्ज हो सकती है। इससे पहले क्या था कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं सिर्फ इनमें ही एमलगमेशन हो सकता है और ये नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कर सकती हैं। एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एट अ जनरल मीटिंग ऑफ सच सोसाइटी डिसाइड टू मर्ज इनटू एन एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये यहाँ पर एक चेंज किया गया है। एंड बिल यहाँ पर बात करता है कि कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लाने के लिए इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। क्राइटेरिया फॉर चेयरपर्सन, तो कौन पर्सन चेयरपर्सन बन सकता है? अनलेस ही हैज हेल्ड द पोस्ट ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट रैंक। वाइस चेयरपर्सन कौन बन सकता है? वाइस चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी अनलेस ही हैज हेल्ड द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट रैंक। स्ट्रिक्टेड पनिशमेंट्स की यहाँ पर बात की गई है। फंड फॉर रिवाइवल, तो जो बेसिकली यहाँ पर सिख मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके रिकंस्ट्रक्शन एंड रिवाइवल के लिए एक सेपरेट फंड बनाया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड फॉर रिवाइवल ऑफ सिख मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। Ombudsman's powers, the government has proposed to insert a new chapter 9A relating to redressal of complaints। Under this new chapter गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रपोज किया है कि एक या एक से ज़्यादा कोऑपरेटिव ऑम्बुड्समैन को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या बेसिकली यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है कि यहाँ पर कोई भी सोसाइटी किसी भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ मर्ज कर सकती है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जाएंगे। फिर हमने 97th अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस किया, ज़्यादा स्ट्रिक्टेड पनिशमेंट्स होंगे। जो सिख मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनके रिवाइवल के लिए एक फ़ंड बनाया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर ये ऑपोजिशन का कहना है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, आप यहाँ पर स्टेट से पावर्स को लेने की कोशिश कर रहे हो। एंड ऑम्बुड्समैन्स पावर्स यहाँ पर होंगी। तो द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू इंसर्ट अ न्यू चैप्टर 9A रिलेटिंग टू रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स। अंडर दिस न्यू चैप्टर गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू अपॉइंट वन और मोर कोऑपरेटिव ऑम्बुड्समैन विद टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन फॉर इंक्वायरिंग इनटू द कंप्लेंट्स मेड बाय द मेंबर्स। तो यहाँ पर ऑम्बुड्समैन्स की बात की गई है। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। MPC मिनट्स प्री मैच्योर पॉज टू बी अ कॉस्टली पॉलिसी एरर। तो इन्फ्लेशन जो है वो 5.88% आ गया था। बेसिकली यहाँ पर जो RBI की लिमिट होती है 2 से 6% तक इन्फ्लेशन को रखना होता है, उससे कम हो गया था। लेकिन उसके बाद भी रेपो रेट को इंक्रीज़ किया जा रहा है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो इसका रीज़न यहाँ पर खुद बताया है RBI गवर्नर ने कि इन्फ्लेशन अभी भी एलिवेटेड है। इन अ सिनेरियो वेयर इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू रिमेन एलिवेटेड अ प्री मैच्योर पॉज इन मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन वुड बी अ कॉस्टली पॉलिसी एरर। और इसीलिए वोट किया गया है 35 बेसिस पॉइंट्स हाइक इन द रेपो रेट इन द डिसंबर पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द मिनट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। नेक्स्ट, न्यू पेंशन स्कीम विद एश्योर्ड रिटर्न्स बाय मई जून। अब ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें गारंटेड रिटर्न नहीं है। आपके शेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिलेंगे, तो गारंटेड रिटर्न्स नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम रहती है। एंड लोग यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं। तो PFRDA लेकर आ रहा है मार्स क्या है? मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम।
जिसमें कि बेसिकली यहाँ पर गारंटी किया जाएगा कि आपको 4 to 5% एनुअल रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी विल रोल आउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम बाय May June नेक्स्ट ईयर अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, guaranteeing 4 to 5% annual returns on the pension corpus for 10 years. The minimum annual contribution for March तो ये होगा 5,000 रुपये पर एनम, और जो अपर एज होगी सब्सक्राइबर्स की ये होगी बिलो 50 ईयर्स। करंटली द स्कीम्स अंडर एनपीएस तो ये किसी भी तरीके के रिटर्न्स है उसको गारंटी नहीं करती है, क्योंकि बेनिफिट्स यहाँ पर मार्केट डिटरमाइंड होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मार्च को लेकर आया जा रहा है मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। आई होप आपको सबको समझ आ गया हो। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स। वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID, and then you have to send payment proof along with your Telegram user ID to the mentioned email ID. सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली PDFs मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, एंड जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में कवर किया जाएगा। ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2,000 रुपीज़ पर मंथ। If you are interested, then you can make payment via UPI to the mentioned UPI ID, and then you have to send your name, email ID, Telegram ID, proof of payment to the mentioned email ID. Wait for some time to get added to the premium group, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो फर्स्ट पेज पर हमने डिस्कस किया है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने क्लियर कर दिया है हाई रिजोल्यूशन कैमरास फॉर ITBP, एंड ITBP यहाँ पर अलॉन्ग विद द आर्मी गार्ड करता है इंडिया चाइना बॉर्डर को। फिर यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया जो इलेक्टोरल बॉन्ड से कॉन्ट्रीब्यूशन से ये एग्जेम्प्ट है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट, एंड जो मोस्ट प्रोमिनेंट नेशनल एंड स्टेट पार्टीज हैं ये इसको अपने कॉन्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स में इंक्लूड नहीं करती हैं। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में, जिसको कि 2019 में सेटअप किया गया था और इसको डिक्लेयर किया गया है एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है रूल 267 ऑफ द राज्यसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो कि ये कहता है कि जो लिस्टेड बिजनेस ऑफ द डे है उसको सस्पेंड किया जा सकता है एंड किसी भी अर्जेंट मैटर को टेकअप किया जा सकता है चेयरपर्सन के अप्रूवल के साथ। राज्यसभा ने पास किया है मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल। तो बेसिकली कोई भी स्पेसिफिक लॉ या लीगल प्रोविजन नहीं है IPC या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पायरेसी को लेकर, इसीलिए इस बिल की ज़रूरत थी। तो बिल वुड प्रोवाइड एन इफेक्टिव लीगल इंस्ट्रूमेंट टू कॉम्बैट मैरीटाइम पायरेसी। इट वुड इनेबल अस टू डिस्चार्ज आवर ऑब्लिगेशंस अंडर द UN क्लॉज, जिसको कि हमने साइन किया था 1982 में एंड रेटिफाई किया था 1995 में। अ डिफरेंट NPA, तो ये हमने डिस्कस किया कि जो लो वैल्यू लोन्स सेकेंडरी इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को दिया जा रहा था वो NPA में तब्दील हो जा रहा था, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर जो बैंक्स हैं ये लोन्स देने में थोड़ा शायबे कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि आपको ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। वेल पेइंग जॉब्स नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ये लोन को वापस नहीं कर पा रहे हैं। स्लाइडिंग बैक, तो ये तालिबान के बारे में है कि यूनिवर्सिटी से जो विमेन है उसको बैन कर दिया गया है। द ऑड्स ऑफ मास प्रॉस्पेरिटी, तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने वाली, हम चाइना को एक्सीड कर जाएंगे अप्रैल में, लेकिन अच्छा मूवमेंट भी है और थोड़ा सा बेटर भी है। बेटर ये है कि आप इतने सारे लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी कैसे इंश्योर करोगे। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने ये कहा कि आप ह्यूमन कैपिटल के ऊपर फोकस करो, आप आउटपुट को इंक्रीज करने के ऊपर फोकस करो, आप फॉर्मल जॉब्स को क्रिएट करो, मास प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लिया, हमने ओवरसीज वर्कर्स का एग्जाम्पल लिया। स्टे विद साइंस गो स्लो ऑन GM, तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था कि बेसिकली ये क्लेम किया जा रहा है कि जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 है ये HT क्रॉप नहीं है, लेकिन इसमें बार जीन का यूज हुआ है जो कि इसको कन्फर करता है हर्बिसाइड टॉलरेंस ट्रेट इज एसेंशियली फॉर द पॉलिनेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी। आज अगर बोथ पेरेंटल लाइंस में बार जीन प्रेजेंट है तो ऑफ स्प्रिंग्स में तो प्रेजेंट होगा ही होगा। फिर यहाँ पर बात की गई है पैट्रियट मिसाइल्स की, तो जो पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं ये USA दे रहा है यूक्रेन को। नेक्स्ट चेंजेस टू द कोऑपरेटिव एक्ट, तो यहाँ पर हमने बात की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 की, तो इसको यहाँ पर रेफर कर दिया गया है टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एंड सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई थी। मर्जर को लेकर यहाँ पर नए रूल्स हैं कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ मर्ज कर सकती है। इलेक्शन अथॉरिटी को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसकी वजह से थोड़े यहाँ पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आ सके। स्ट्रिक्टेड पनिशमेंट्स की यहाँ पर बात की गई, ऑम्बुड्समैन की यहाँ पर बात की गई है, एंड जो सिख मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनके रिवाइवल के लिए एक फंड बनाया जाएगा।
नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को अभी भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जो आरबीआई है ये रेपो रेट को इंक्रीज़ कर रहा है। न्यू पेंशन स्कीम विद शॉर्ट रिटर्न्स बाई मई जून। तो बेसिकली जो नेशनल पेंशन सिस्टम है इसमें कोई भी गारंटेड रिटर्न नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का ये कहना होता है कि उनको यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम ही ज़्यादा पसंद थी। तो इसके लिए पीएफआरडीए यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है मार्च को। मार्च क्या है, मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम, जिसमें कि यहाँ पर गारंटी किया जा रहा है कि आपको 4 to 5% एनुअल रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा ऑन द पेंशन कॉर्पस फॉर 10 ईयर्स। गारंटिंग 4 to 5% एनुअल रिटर्न ऑन द पेंशन कॉर्पस फॉर 10 ईयर्स। मिनिमम एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन मार्च के लिए हो सकता है 5,000 रुपये पर एनम, एंड द अपर एज जो सब्सक्राइबर्स की होनी चाहिए ये 50 साल से कम होनी चाहिए। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।